हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल लर्निंग स्टडीज में। एंड अगेन आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर जो ऑलरेडी हमारा चल रहा था चैप्टर 2 है ना, स्टैंडर्ड 10 मैथ 1 अलजेब्रा का 2.6 में हम चल रहे थे। 2.5 तक ऑलरेडी हमने क्लियर करवा दिया। प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ओके, एंड 2.6 में हमने 6 क्वेश्चन तक आपका क्लियर किया था। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 6 का भी हमने बताया था, वो भी आपको मोस्ट आईएमपी था बताएगा। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें स्टार बना है आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा आईएमपी होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके जो नॉर्मल एग्जाम उसमें भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। प्रति क्वेश्चन नंबर 7 प्रति टेक्स 8 hours to take 36 kilometer downstream and return to the same spot। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। चलो अब इसमें पहले मीनिंग देखते हैं। किसकी मीनिंग देखना है? डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम है ना। यहाँ पे अपस्ट्रीम नहीं दिया है, लेकिन क्या बोला है? प्रति टेक्स 8 hours। टाइम कितना लगा उसको? 8 hours। जो मेन है उसमें हम टिक कर रहे हैं। देखो, टू टेक 36 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्टॉप। रिटर्न मतलब अपस्ट्रीम नहीं बोला, मतलब अपस्ट्रीम। रिटर्न वापस आ रहे हैं ना वहीं से। देखो, आप कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए या कहीं भी जाते हैं, टूर में जाते हैं, जिसमें भी जाते हैं, तो आप ना बोट प्लेइंग वगैरह करते हैं, अच्छा लगता है जाना, पानी में जाना अच्छा लगता है, थोड़ा सा बोट में इधर उधर घूमना अच्छा लगता है। लेकिन वापस कहाँ आते हैं? अपने प्लेस पे ही वापस आते हैं। जितनी भी दूरी तक जाएंगे उतनी दूरी से आप वापस अपने प्लेस पे ही तो आएंगे, फिर और कहीं घूमने जाएंगे कि पता है चलो वहीं से दूसरी ओर निकल गया। ठीक है, उधर से दूसरी ओर कभी कोई ऐसी कंडीशन होती है, वो बात की बात है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे जैसा कहा जा रहा है कि वो उतनी डिस्टेंस तक ही गया। कितने डिस्टेंस? 36 किलोमीटर तक ही गया, और उतना ही वो क्या किया? रिटर्न आया। ठीक है, तो रिटर्न इन द सेंस अपस्ट्रीम। अब ये डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम क्या है? तो स्ट्रीम एक प्रकार की जैसे छोटी रिवर कहते हैं ना, नदी कहते हैं। तो डाउनस्ट्रीम क्या होता है? देखो, ये देखिए, ये आपका वाटर है ना, वाटर ये इस तरह से। हाँ, एक और देखो, यहाँ पे दिया स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब क्या होता है? ठहरा हुआ पानी, मतलब ज्यादा उफान नहीं है पानी में, है ना। स्टिल वाटर बहता तो ऐसा नहीं कि पानी एकदम से रुका हुआ है। नदी कभी रुकी रहती क्या? नहीं। स्टिल वाटर मतलब ऐसा रुका हुआ पानी इन द सेंस एकदम थमा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन है, और ये आपका जो बोट है, ठीक है, ये आपका बोट भी इसी डायरेक्शन पे चल रही है, और पानी का जो बहाव है ना, वाटर करंट, पानी का बहाव जिसे कहते हैं, तो वाटर करंट भी इसी डायरेक्शन पे है। तो आपकी बोट किस हिसाब से चलेगी? बराबर स्पीड। तो इसकी जो स्पीड रहेगी, यहाँ पे क्या दिया था? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दो इस चीज को। अब देखो, ये जो पानी का वाटर करंट है, ये हमें क्या किया जा रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। हमको नहीं पता, तो वाटर करंट चलो हम एक्स पी डिनोट कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स सपोज ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपकी बोट चलती है, और पानी का बहाव भी उसी ओर है। ठीक है, तो क्या होगा? सही स्पीड में चलेगी। एक एग्जांपल देखो, आप कहीं जा रहे हैं और विंड का बहती ना विंड, अगर आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन पे जा रहे हैं जिस डायरेक्शन पे विंड चल रही है, हवा बह रही है, तो आप क्या करेंगे? आपके जो कदम है अपने आप थोड़ी स्पीड ले लेंगे, उसी डायरेक्शन पे हवा चलेगी, तो आप एकदम इजीली आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे? अगर आप कहीं जा रहे हैं और विंड अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, ये आप है और ये विंड अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, चलो ठीक है, आपकी स्पीड 10 कदम है। ठीक है, आपकी स्पीड 10 कदम है, तो ये विंड आपको क्या करेगी? 2 कदम पीछे ढकेलेगी। अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली विंड आपको 2 कदम पीछे ढकेलेगी। आ रही बात समझ में? अगर आप ये जा रहे हैं और विंड भी इसी तरफ चल रही है, तो ये आप स्पीडली चल सकते हैं, मतलब नॉर्मली चल सकते हैं आप। ये तो आपके डेली लाइफ बेसिस है, इसको आपको उतना समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी समझा रहे, ध्यान दो। अगर आप चल रहे हैं और उसी डायरेक्शन पे आपकी हवा भी चल रही है, आप जिधर चल रहे हैं उधर ही हवा भी चल रही है, तो आपके चलने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, आप साइकिल भी चलाते हैं तो जिस तरफ हवा बहती रहती है, अगर उसी तरफ साइकिल चलाते हैं तो आपकी साइकिल बराबर तरीके से चलेगी, जितनी स्पीड है उसी स्पीड से चलेगी। लेकिन अगर आप साइकिल चलाते हुए इधर जा रहे हैं, हवा इधर की ओर जा रही है, आ रही है उधर से, तो वो तो आपको पीछे ढकेलेगी। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? जोर लगाना पड़ेगा साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपकी स्पीड दोनों टाइम पे वही रहेगी। ठीक है, ये जो है हवा अगर इधर भी बह रही तो भी आपकी स्पीड इधर रहेगी, हवा जो इधर आ रही है तो भी आपकी स्पीड उतनी ही रहेगी। लेकिन क्या होगा? डिफरेंस कहाँ आएगा? जब हवा इधर बह रही है और हमारा डायरेक्शन भी इधर है, तो हम जो 10 कदम जो चल पाते हैं, ठीक है, हम जो 10 कदम चल पाते हैं, तो प्लस में हमको क्या मिलेगा? ये एक्स समझ लीजिए क्या है, ये जो हवा इधर बह रही है हम उसको एक्स, मतलब वो प्लस देके जाते हैं, मतलब हमको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। हम जो 10 कदम चल रहे हैं ना, उससे हमको थोड़ा और स्पीड दे देता है, 2-4 कदम हम और आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? अब देखो,
अगर हवा इस साइड आ रही है, हम इधर से चल रहे हैं, हवा हमें क्या करें, पीछे ढकेल रही, पुश करें, पीछे ढकेल रही, तो पीछे ढकेल रही तो क्या, हम तो 10 कदम चल रहे हैं, हमारी स्पीड उतनी ही है, लेकिन हवा हमें क्या कर रही है, एक्स से ढकेल रही, मतलब माइनस, हमें थोड़ा पीछे कर रही है। क्लियर हो गया? तो ये कैसा फॉर्म होगा, ये समझ में आ गया होगा, है ना। अभी देखो, अभी स्ट्रीम से देखो, ये देखो क्या ले रहा है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम समझ में आया होगा। देखो ये पानी का डायरेक्शन है, अब देखो पानी का डायरेक्शन तो यही है, पानी का डायरेक्शन आपका यही है, लेकिन आपकी बोट कैसे कैसे हो रही, वापस आ रहा है ना, हाँ वापस आ रहे हैं, तो आपकी बोट समझो इधर आ रही है, बोट इधर आ रही है, पानी का डायरेक्शन उधर है, ठीक है। अब ये बोट की स्पीड क्या बोला गया है आपको, हाँ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे भी 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब बोट की स्पीड सेम है, बोट की स्पीड सेम है, लेकिन जिस डायरेक्शन पे पानी का बहाव है वहां पे बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मतलब पानी उसकी हेल्प कर रहा है, पानी उस बोट को आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, तो प्लस एक्स हो गया। और यहाँ क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, बोट इधर आ रही, पानी उधर बह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी हेल्प नहीं कर रही है, उसको पीछे ढकल देते, यहाँ पे क्या माइनस, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, 12 प्लस एक्स एंड 12 माइनस एक्स, एक निकल के आ गया। अब ये एक्स क्या है, हमने बताया ना आपको, ये है आपका वाटर करंट, पानी का जो बहाव है ना, उसकी स्पीड हमें नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट्स द स्पीड ऑफ वाटर करंट, हमने उसे एक्स सपोज ले लिया, ठीक है, एक्स लिया, तो वाटर करंट के हिसाब से हमारा क्या निकलेगा, ये 12 किलोमीटर पर आवर प्लस एक्स हो गया, और यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर माइनस एक्स हो गया, क्योंकि ये हेल्प कर रही है और ये हेल्प नहीं कर रही। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद है समझ में आएगा। तो उसके उस हिसाब से उसका डिस्टेंस कैसा होगा, देखो एक अपस्ट्रीम, हाँ थोड़ा सा देख लो, ये डाउन स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, और ये अपस्ट्रीम, और ये इसका डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, 36 किलोमीटर, देख लो ये, ठीक है। तो वो 36 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम आता भी है और ऊपर जाता भी है। हाँ ये ध्यान, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजन रहते हैं कि ये जो 36 है ना, 36 इन द सेंस 18 और 18 दो में डिवाइड कर लेते हैं कि 18 किलोमीटर जाना और 18 किलोमीटर आना, इन द सेंस टोटल 36, नो वैसा नहीं, 36 किलोमीटर जा रहा है और 36 किलोमीटर वापस आया, ठीक है। ये 36 किलोमीटर गया और यहीं से 36 किलोमीटर वापस आया, क्लियर है। हाँ तो ये डाउन स्ट्रीम ऐसे जाएगा नीचे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, और यहां से ऐसे चलेगा तो उसकी स्पीड घटेगी, इन द सेंस माइनस होगी। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है, चीजें समझ में आ गई आपको। तो देखो क्या होता है, अपस्ट्रीम जैसे जा रहा है, तो देखो अपस्ट्रीम है ना, अपस्ट्रीम है, चलो इसे रब करते हैं, पहले साइड में कर देते हैं, तो ये चीजें आपको याद नहीं। ये पानी का बहाव है आपका, ठीक है, और आपकी बोट भी इधर ही जा रही है, ओके। अब तो ये क्या होगा, 12 प्लस एक्स, ठीक है। अब पानी का बहाव भी वही है, और ये 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का 36 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक, ये चीजें मिल गई। अब इधर देखिए, पानी का बहाव आपका इधर ही है, और आपकी बोट कैसे जा रही है, वापस आ रही है ना, ये वापस आ रही है, ठीक है। अभी भी इसका डिस्टेंस कितना ही है, 36 है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स, पानी का बहाव उधर है और बोट इधर आ रही है, तो ये बोट को क्या कर रही है, ढकेल रहा है, पीछे की तरफ ढकेल रहा है ना, उसकी स्पीड को कम कर रहा है। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। अब देखो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, इसे आप लिख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो देखो सबसे पहले डिस्टेंस आपको कितना बोला गया, डिस्टेंस लिख लेते हैं, 36 किलोमीटर, दोनों भी साइड में 36 किलोमीटर है इसका डिस्टेंस, क्लियर है। अब देखो आपकी जो स्पीड किलोमीटर पर आवर, कितने किलोमीटर पर आवर है, कितने किलोमीटर पर आवर है, 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसमें प्लस क्या हो रहा है, ठीक है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में देखेंगे तो 12 किलोमीटर पर आवर है, एंड इधर भी 12 किलोमीटर पर आवर। अब अभी ध्यान दो, 12 किलोमीटर पर आवर, दोनों में है 12 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दोनों भी सही है, जाने में आने में सब उसकी स्पीड सेम है, किसकी, बोट की स्पीड सेम है, लेकिन अब क्या होना है, यहाँ देना, यह भी हमने लिख के बताया किलोमीटर पर आवर, अब रब कर रहे हैं क्योंकि आपको आगे बताना है। तो देखो 12 किलोमीटर पर आवर है, अपस्ट्रीम है और ये डाउनस्ट्रीम है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में क्या होगा, देखो ये अपस्ट्रीम इन द सेंस किसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे डाउनस्ट्रीम and this is upstream, क्लियर है। तो डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, ध्यान दो, अपस्ट्रीम में क्या होता है, पानी उधर बोट इधर, तो हो गया माइनस, ठीक है, धक्का मार रहा है, पीछे की ओर धक्का मार रहा है। डाउनस्ट्रीम में क्या होगा,
बोट भी उधर चल रही है, पानी भी उधर चल रहा है, मतलब पानी उसकी हेल्प कर रहा है, तो प्लस एक्स। हो गया क्लियर? अब देखो आपको टाइम आपको कितना है पता है? देखो यहाँ क्वेश्चन में प्रतीक टेक्स 8 आवर्स मिल गया, टाइम आपको मिल गया 8 आवर्स। टाइम आपका कितना है? 8 आवर्स। तो इसकी फॉर्मूला पता है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। हम क्या लिखते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको स्पीड तो मालूम है, टाइम भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो हमको डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या करना है? दोनों को डिस्टेंस पता है कितना है, डिस्टेंस क्या है? दोनों का सेम है, डिस्टेंस दोनों का सेम है। और ये जो स्पीड है ना, तो ये एक स्पीड ये है और एक स्पीड ये है। हमें क्या करना है? 8 आवर्स में निकालना है, 8 आवर्स में निकालना है। तो उससे क्या निकालना है? स्पीड ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट की स्पीड निकालना है, उसकी स्पीड निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकलेगा फिर हमारा। चलो अब ये कैसे सॉल्व करना है, ये तो आपको मालूम है यार। टाइम आपका कितना है? पहले डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस आपका 36 किलोमीटर है, दोनों में भी 36 किलोमीटर है, ध्यान रखो, ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट वाले में देखो इज इक्वल टू 36 किलोमीटर है, ठीक है। तो स्पीड आपकी 12 माइनस एक्स। डाउन स्ट्रीम में भी 36 किलोमीटर है और स्पीड आपकी है 12 प्लस एक्स। ऐसे ही कुछ बनेगा, है ना। और टाइम हमारा 8 आवर्स, तो दोनों के लिए सेम ही है। तो ये बनेगा कैसे, ठीक है। अब देखो टोटल टाइम इज इक्वल टू 36 अपॉन में 12 माइनस एक्स। अब देखो क्या करना है, ये दोनों का क्या बोला है? ये दोनों भी स्पीड है, एक डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम, ठीक है। तो दोनों का प्लस करेंगे तब तो हमको हमारे सामने निकल के आएगा क्या, ठीक है। हमें टाइम पता है, 8 आवर्स का टाइम मालूम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों को प्लस करेंगे तभी तो निकल करके आएगा ना, ठीक है। तो देखो 36 अपॉन 12 प्लस एक्स, क्लियर हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू 8। आपका जो टाइम है 8 आवर्स का टाइम, 8 घंटे का टाइम लगता है, मतलब कैसा? यहाँ जाने के लिए और आने के लिए दोनों मिला के टाइम कितना हुआ? 8 घंटे। ऐसा नहीं कि 4 घंटे जाना और 4 घंटे में आना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपसे क्या कहा गया, ये जो पानी का ये जो डाउन स्ट्रीम है, इसमें क्या होता है? 12 किलोमीटर आपको वो चलता है, 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है वो बोट। और एक्स क्या है? एक्स क्या है? ये जो वाटर करंट। तो प्लस क्यों किए? क्योंकि वाटर करंट जो है, पानी का बहाव जो है, उसकी हेल्प कर रहा है, साथ में चल रहा है, उसको थोड़ी स्पीड दे रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? उसको स्पीड नहीं दे रहा है, उसको पीछे ढकेल रहा है। वापस आ रहे हैं तो पीछे ढकेल, तो दोनों का 4-4 घंटे तो नहीं होगा ना, है ना। किसी का थोड़ा आगे, किसी का थोड़ा पीछे। इसलिए हम ये सपोज लेके नहीं चल सकते कि दोनों का भी 4 आवर्स होगा, ध्यान रखना। हाँ, ये है कि डिस्टेंस दोनों का सेम है, 36 किलोमीटर जाना और आना, वो किलोमीटर थोड़ी चेंज होने वाला है, स्पीड चेंज होगी। तो ये हो गया क्लियर। तो ये तुम्हारा क्या बनेगा? ये तुम्हारा एक प्रकार से इक्वेशन फॉर्म होगा, और जिसको कि हमको सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, एक बार अच्छे से समझ लो। और अगर आप इसे लिख लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखो डिस्टेंस तो 36 किलोमीटर है ही, स्पीड आपका कितना है? 12 माइनस एक्स, है ना। और ये सॉरी, अपस्ट्रीम में 12 माइनस एक्स और डाउन स्ट्रीम में 12 प्लस एक्स, प्लस होगा। अब टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपका 36 है, स्पीड आपकी अपस्ट्रीम में 12 माइनस एक्स है, और यहाँ पर भी डिस्टेंस 36 है और डाउन स्ट्रीम में 12 प्लस एक्स। क्लियर है स्पीड? तो पहले उसको अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाओ, और फिर हम आपको सॉल्व करते हैं, तो फिर आप उसमें मैच कीजिए, है ना। जल्दी अच्छे से समझो इसको देख करके, और नोट डाउन करो। तो देखिए ये रहा पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। हमने आपको पूरा बेसिक समझाया था, रफ में पूरा सॉल्व करके दिखाया था। अब आपको देखो सिस्टमेटिकली जो लिखना है, वही स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ता है ना। जो रफ में हमने सॉल्व करवाया वो आपको सिर्फ मेन टॉपिक जो बताया, समझाने के लिए बताया कि कैसा अप स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम होता है। एंड 36 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम जा भी रहा है, और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम वो वापस भी हो रहा है, सब कुछ कर रहा है। और 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसकी बोट की स्पीड है। वाटर करंट नहीं मालूम, तो वाटर करंट हमने एक्स लिया। तो देखो कैसे लिखते हैं, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट भी एक्स किलोमीटर पर आवर। हमको नहीं पता वाटर करंट कितना, पानी का बहाव क्या है, ठीक है। तो हमने एक्स किलोमीटर पर आवर लिख लिया, ओके। क्योंकि वही एक्स किलोमीटर पर आवर जब निकलेगा, वही हमको समझ बताएगा कि उसकी जो वैल्यू, मतलब उसकी जो स्पीड है कितनी है। देखते हैं ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर हमने बताया आपका ठहरा हुआ पानी, ठीक है। तो स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड क्या होगी? देखो 12 किलोमीटर पर आवर है ना, या फिर 12 किलोमीटर पर आवर, याद रखो। जो बोट की स्पीड है हमारी 12 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करना है? स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम है ना, अपस्ट्रीम इन द सेंस पानी के बहाव के अपोजिट की ओर जा रहा है ना। ये आपका 12 किलोमीटर पर आवर है, ओके। अब स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, तो 12 किलोमीटर पर आवर तो है बोट की स्पीड,
लेकिन आपसे क्या पूछा गया, जो जो पानी का जो बहाव है, वाटर करंट जो है उसकी स्पीड x है ना, और अपस्ट्रीम है, इन द सेंस बोट उधर जा रहा है और पानी का बहाव इधर है, ठीक है। तो उसे क्या करेगा, वो धक्का मारेगा, उसे पीछे की ओर लेके जाएगा, मतलब उसकी स्पीड को कम करेगा, तो माइनस कर दिया हमने। अब स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, जिधर पानी का बहाव रहता है उसी तरफ बोट जा रही है, उसी डायरेक्शन पे जा रही है, मतलब उसको और स्पीड देगा। तो 12 किलोमीटर पर आवर तो है, थोड़ा सा और बढ़ेगा मोर मतलब प्लस, ठीक है। आगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब हमको कंडीशन पे आना है, टाइम अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में देखो क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर उसको चलना है, एंड 12 किलोमीटर पर आवर ये क्या करती है, बोट चलती है, ठीक है। टोटल कितना जाना है, 36 किलोमीटर, उतना ही क्या करना है, चलना है। और 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर क्या है, ये आपका क्या है, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब ये 36 किलोमीटर जाना है, और ये बोट की स्पीड है, और ये पानी का बहाव है जो उसको पीछे की ओर ढकेल रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, ये डिस्टेंस है और ये आपकी स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब देखो टाइम डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस तो आपका सेम रहेगा। अभी हमने आपको एक टेबल जैसा बताया था, इसके पहले आपने अगर अच्छे से केयर किया होगा, अच्छे से ध्यान दिया होगा, तो ये चीज तो आपके लिए भी रह गई है, ठीक है। तो डिस्टेंस आपकी 36 ही रहेगी, इसमें भी 36 रहेगी, लेकिन यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पानी उसको वापस से ढकेल रहा है और यहाँ पानी उसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। और टोटल कितना है, 8 आवर्स लगे, जाने और आने मिलाकर के उसको कितने लगे, 8 आवर्स लगे। 4 आवर्स लगे ऐसा नहीं बोलेंगे आप, 4 के पार्टीशन में डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि बहाव के टाइम पे जब उसी डायरेक्शन पे जाती है तो नदी हेल्प करती है, और अपोजिट डायरेक्शन पे आती है तो नदी हेल्प नहीं करती, ठीक है। जबकि उसको क्या कर देती है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, थोड़ा और ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, बस यही बात है। अब देखो ये दोनों में भी तो 36 दिख रहा है, डिस्टेंस दोनों में 36 है, 36 का डिस्टेंस हमने कॉमन ले लिया और इसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, 1 तो है ही, वही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कुछ तो होगा, 36 1 से 36 36 1 से 36 तभी तो लिखेंगे, जब कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या लिखने वाले हो, ठीक है। कॉमन लेंगे तो दोनों का मल्टीपल से तो सेम ही सेम आने वाला है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या करेंगे आपका 12 प्लस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स आया आपको, तो प्लस एक्स और माइनस एक्स आपका तो कट गया, 12 दोनों भी क्या है, प्लस में है, तो 24 बन गया यहाँ पे। अब ये दोनों को करेंगे तो यहाँ देखो 12 माइनस एक्स 12 प्लस एक्स, इसको देखिए कुछ समझ में आ रहा है, देखो हमने यहाँ लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। बस सीधे सीधे लिख लिया 12 होल स्क्वायर एंड एक्स होल स्क्वायर। अब ये जो 36 है, ये 36 को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, समझ आ रहा है, 36 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 8, तो ये आपका क्या बन गया 8/36, क्योंकि 36 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पे है तो यहाँ आने के बाद डिवाइडेशन पे चला जाएगा। देखो हमने यहाँ पे डिवाइडेशन पे लिया और इसको और सिंप्लीफाई कर दिया। अब 8 से तो जाते हैं, है ना, 8 4 से 32 होता है, 36 तो नहीं आता, 4 से जाएगा, 4 2 से 8 एंड 4 9 से 36, है ना, 9 4 से 36, 4 9 से 36, क्लियर है। अब इसे देखो हमने ऊपर लिखा है सिंप्लीफाई करके 24/144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9। अब इसे क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो 9 डिनोमिनेटर में इधर न्यूमरेटर में चले जाएगा, ये डिनोमिनेटर में ये भी न्यूमरेटर में चले जाएगा, क्लियर हो गया। अब ये जो 2 है, ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये इधर इसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, कट हो जाएगा तो और सिंप्लीफाई। हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उसे सिंप्लीफाई करते जाना है, जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अगर यहाँ से भी करोगे तो भी आपका आंसर आता है, कितना बड़ा करोगे 144 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, आखिर बाद में कहीं ना कहीं तो जाके आपको कट करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये 2 को डायरेक्ट आप इधर लेके आ जाओ, मल्टीप्लिकेशन पे डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, इसे कट कर देते, दोनों भी इवन नंबर है, कट हो गया, और 9 12 से कितना हो गया 108, ओके। और ये इसे हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर को आप इधर कर लेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 108 है तो उसे आप उधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, तो इसके साथ में सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल गया 36, ओके। अब ये स्क्वायर है, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, इन द सेंस एक्स किलोमीटर पर आवर दिया है आपको वाटर करंट, तो हमको क्या करना है एक्स की वैल्यू निकालना है, हमको देखना है कि कितने किलोमीटर पर आवर क्या है वाटर करंट है। तो जब स्क्वायर में, तो कोई भी चीज स्क्वायर में रहता है तो हमको उसे हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड वी गेट, स्क्वायर रूट लिया हमने बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो नंबर्स रहते हैं वो किसमें आते हैं, ऑलवेज प्लस माइनस दोनों में भी आते हैं। समझ में आ रही बात, क्योंकि हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता कि वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, इसलिए हमको दोनों लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर और ये रूट कट गया तो आपको सिर्फ एक्स मिला, और ये प्लस माइनस 6 हो गया, 6 6 36 होता है। अब ये 6 प्लस में है कि माइनस में, हमको नहीं पता है कि कौन सी वैल्यू सही है, हमने दोनों में 0 दिया, दोनों में लिया था ना, तो अब हम क्या करेंगे एक्स इक्वल टू 6 किया और एक्स इक्वल टू -6 किया, तो -6 कभी भी वाटर करंट कभी स्पीड कभी निगेटिव रहती है, नहीं रहती, तो इग्नोर इट। जो भी निगेटिव रहता है पहले क्वेश्चन में जाके देखो कि निगेटिव आ सकता है क्या, आया तो कोई बात नहीं, जनरली नहीं आता ना, तो एज कभी निगेटिव में होती है, ना स्पीड निगेटिव में होता है, ठीक है, ना तो फिर
आपने और क्या पढ़ा था इसके पहले? डेज। डेज निगेटिव नहीं होता, कई सारी चीजें निगेटिव में नहीं आती, पॉजिटिव में पॉजिटिव नंबर ही रहता है, ठीक है। अब और नेचुरल नंबर भी निगेटिव में नहीं आता, होल नंबर भी निगेटिव में नहीं आता। तो जो भी निगेटिव वाले आंसर्स है उन्हें आप क्या कर देंगे? इग्नोर, हटा देंगे, ध्यान से छोड़ हटा देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? बट द स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, लेकिन हाँ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। Therefore x is equal to 6, तो x is equal to 6 हमारा आंसर है। और ये x क्या है? द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। आ गया, x की वैल्यू 6 आ गई, मतलब वाटर करंट की स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। निकल गया। बहुत अब इजी तो नहीं बोला, लेकिन जब तक कि आप ये समझ करके ये फॉर्म नहीं कर लेंगे तब तक के लिए आपके लिए इजी नहीं है। अब यहाँ आने के बाद ये यहाँ से तो आप पूरा बचपन से सॉल्व करते आ रहे, बचपन इधर से 7th 8th से तो स्टार्टिंग ही है आपका सॉल्व करना, वहां से सॉल्व करते आ रहे, तो आपके लिए कोई पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये चीज? आपको नोट डाउन करो पहले, अच्छे से समझाते हैं फिर से एक बार और ध्यान देते। चलो, प्रति 8 किलोमीटर पर 8 आवर्स लगाता है 30 किलोमीटर जाने और आने में डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न मतलब अप स्ट्रीम, है ना। एक उसी स्पॉट पे फिर से वापस आता है। स्पीड, बोट की स्पीड, जो स्टिल वाटर ठहरा हुआ जो पानी है ना, वहां पे इस बोट की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। अब देखो फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट की स्पीड आपको देखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया? स्पीड, वाटर करंट की स्पीड हमको नहीं पता, x ले लिया। अब अपस्ट्रीम बोल रहा है, तो अपस्ट्रीम मतलब पानी, हम उधर जा रहे हैं, पानी हमको इधर ढकेल रहे हैं, मतलब माइनस हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम कहेगा तो हम उधर जा रहे हैं, पानी भी उधर ही जा रहा है, मतलब हमारी हेल्प करेगा पानी और थोड़ा हमको स्पीड देगा, तो मतलब बोट की स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो वो प्लस हो गया, ठीक है। अब ये कंडीशन हमको क्या दे रहा है? अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों में डिस्टेंस तो सेम है, आपका डिस्टेंस सेम है, लेकिन दोनों में स्पीड अलग अलग है, एक में प्लस है एक में माइनस है, और 8 आवर्स लग रहा है, ये भी 8 आवर्स लगा, मतलब जाने और आने दोनों मिला के 8 आवर्स लगा। क्लियर है? बस कॉमन ले लिया, कॉमन निकालने के बाद ये सब करिए, तो ये सब तो आप कर सकते हैं, यहां तक के बताना बहुत सारा। और ये लास्ट का जो स्टेटमेंट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मतलब प्लस और माइनस आता है तो आपको देखना है कि माइनस में आ सकता है कि नहीं, ठीक है। कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी स्टार बना हुआ है, ध्यान दो, स्टार वाले क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आईएमपी होते हैं, ठीक है। देखिए, पिंटू टेक्स 6 days more देन आ गया दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। दो बंदे हैं, एक लड़की निशु है और एक है पिंटू, ठीक है। क्या बोल रहा है? पिंटू टेक्स 6 days more, पिंटू को 6 दिन ज्यादा लगते हैं, देन दोज ऑफ निशु, किससे? निशु से, टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। कोई एक काम चल रहा है, कोई एक काम किया उन्होंने, ठीक है। तो निशु ने जितने भी दिन में काम खत्म हुआ, जितने भी टाइम में काम खत्म हुआ, जितने भी दिन उसको लगे उस काम को करने में, उससे 6 दिन ज्यादा किसको लगे? पिंटू को लगे, ठीक है। आपको नहीं पता कि अभी निशु को कितने दिन लगे, हम भी नहीं जानते, ठीक है। हमें नहीं पता निशु ने कितने दिन लगाए, लेकिन निशु ने जितने भी दिन लगाए उससे 6 दिन ज्यादा किसको लगे? पिंटू को लगे। क्लियर हो गया? मतलब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? निशु अपने काम में एकदम परफेक्ट है, कोई भी काम को स्पीड से खत्म कर देती है, बहुत अच्छे से सिंसियरली करती है और खत्म कर देती है। वहीं पर पिंटू आलसी है, जो कि उस काम को करने के लिए उससे भी 6 दिन एक्स्ट्रा लगाता है। क्लियर हो? चलो, अभी कौन आलसी कौन स्पीडली करता है उससे हमें मतलब नहीं, हमको तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो, अब एक ध्यान दो, जैसे निशु 2 days में खत्म करती है कोई भी काम को, हमको नहीं पता कितने दिन में, एक एग्जांपल 2 days में खत्म करती है, तो प्लस पिंटू उससे 6 days मोर, मतलब पिंटू 8 days में खत्म करेगा। फंडा समझ में आ गया? बस यही है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना। निशु का नहीं पता, हमने सपोज लिया, सपोज 2 days में खत्म करती है निशु अपना काम, तो उससे 6 days ज्यादा, मतलब 8 days में पिंटू का काम खत्म होता है, ठीक है। अब देखो, इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है, दे फिनिश इट इन 4 days, अगर दोनों भी मिलके एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे? 4 दिन में। तो भाई कोई भी काम को अकेले अकेले करो तो टाइम तो लगता है, अगर उस काम को मिलकर कर लेते तो टाइम कम लगता है। इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ा होगा आपने, है ना। जितने ज्यादा लोग भिड़ते हैं उतने कम दिन में काम खत्म होता है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं? ऊपर भी इंक्रीज होता है, नीचे भी इंक्रीज होता है। किसी भी चीज, किसी भी एक थिंग का रेट देख लो, रेट तो वैसे ही रहता है, दोनों भी बढ़ते रहता है ना। आप 1 किलो लेंगे तो आपको 10 रुपीज देना पड़ेगा, 2 kg लेंगे तो 20 रुपीज देना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है। इनवर्स प्रोपोर्शन कि अगर बंदा, 2 बंदे काम कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा ज्यादा दिन लगेंगे, उसी काम को अगर 10 बंदे करते हैं तो उनको कम दिन लगते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। अब आगे देखो, यहाँ वर्क डन चल रहा है, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days, अगर ये दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो उसी काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे? 4 दिन में। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क, कितने दिनों में उनको वो काम को खत्म कर सकते हैं, उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, इफ दे वर्क अलोन, अगर दोनों अलग अलग काम करेंगे, दोनों अलग अलग अपने अपने काम
दोनों को एक ही काम दिया गया है, ठीक है, दोनों उसी काम को अगर अलग अलग करते हैं, सेपरेट सेपरेट करते हैं, तो दोनों उसी काम को कितने दिन में खत्म करेगी, निशु कितने दिन में खत्म करेगी और पिंटू कितने, तो निशु जितने भी दिन में खत्म करेगी उसका तो निकल आएगा, उसी जब तक ये निशु का नहीं निकलेगा तब तक पिंटू का नहीं निकलेगा। निशु का अगर x है तो पिंटू का x+6 है, निशु के में ही 6 ऐड करना है। ये बात सब क्लियर हो गई। अब देखो क्या पता है, यहाँ ध्यान दो, जो सबसे पहले तो फॉर्मूला देखो, है ना, आपको एक फॉर्मूला, अगर आपने ये फॉर्मूला देख लिया, नहीं तो आप सीधे क्या x और ये x+6 ऐसा कर देंगे और इधर 4 डेज में, तो ये ऐसा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, ये आपको इक्वेशन नहीं बनने वाला। वर्क डन का फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इन 1 डे, आपको एक दिन का निकालना है ना, वर्क डन इन 1 डे इज इक्वल टू, कैसे निकलता है, एक दिन का काम आपको निकालना है, तो आपका कैसे निकलेगा, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज, इसको रट्टा मानो, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। एक दिन 1 डे, अगर वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलवेज आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और ऐसे एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है और ये आपका 4.5 मार्क्स होता है। और इसको प्लीज आप 4-5 टाइम्स 5-6 टाइम्स इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपके माइंड में एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पर जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं, वर्क डन मतलब डायरेक्ट नहीं बनता है, ठीक है। तो देखो वर्क डन इन 1 डे इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज, ये फॉर्मूला को पहले अच्छे से याद कर लो, उसके बाद फिर आगे आपको समझना है, ठीक है। अब हम क्या समझेंगे, देखो निशु की क्या है, x है, ठीक है, x डेज में काम खत्म होता है, तो पिंटू का सिंपल सा बन गया x+6 डेज में, क्योंकि 6 उससे ज्यादा दिन में, उससे 6 दिन ज्यादा लगा रहा है वो काम करने को, तो ये दोनों का भी निकल गया आपका, ठीक है। अब क्या बताना है, देखो निशु का x दिन में काम खत्म हो रहा है, ठीक है, तो एक दिन में उसका कितना होगा, 1/x, x दिन में काम खत्म हो रहा है मतलब एक दिन का निकालना है तो 1/x आएगा। पिंटू का एक दिन में कितना होगा, पिंटू इतने दिन में काम खत्म कर रहा है तो उसका एक दिन का क्या निकलेगा, 1/x+6। ध्यान देना, देखो अगर कोई भी बंदा 3 दिन में उस काम को खत्म कर लेता है, ठीक है, 3 दिन में टोटल नंबर ऑफ डेज, ये टोटल नंबर ऑफ डेज है, देखो अच्छे से बता देते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब ये वर्क डन इन 1 डे, इसको लिख के रख लो, आपके लिए काम आएगा ना, इन 1 डे, ओके। अब देखो जितने भी बंदे होंगे, अगर समझ लो कोई भी बंदा है, आपको 3 दिन में काम खत्म कर दिया, मतलब उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/3, एक दिन में इसने 1/3 वर्क किया, ठीक है। और सेकेंड डे का रहेगा तो 2/3, थर्ड डे का रहेगा तो 3/3, हो गया काम खत्म। बात समझ में आ रही है, हाँ। वही काम को अगर कोई बंदे ने 5 डेज में खत्म किया तो एक दिन का काम उसका 1/5, बस वही निकला, x डेज में खत्म हुआ तो 1/x, x डेज में खत्म कर दिया, टोटल नंबर आपका नीचे आएगा, तो एक दिन का निकालना है तो 1 ऊपर, 1/3, 1/5, 1/x, ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। बहुत ध्यान देना, इसको डायरेक्ट नहीं बनाना है आपको, ठीक है। कोई सा भी काम करो, चाहे आप इसमें क्या काम लेंगे, चलो हाउस मेकिंग, हाउस बिल्डिंग, ठीक है, या हाउस बिल्डिंग हो गया, हाउस बिल्डिंग का काम टोटल 3 दिन में खत्म किया, तो एक दिन में कितने काम करता है। हाँ, अब ये देखो पर्सन कितने भी हो, चाहे फिर 100% पर्सन हो, चाहे फिर 3% हो, 3% भी अगर 3 डेज में काम खत्म करते हैं तो भी उनका एक दिन का काम कितना होगा, 1/3, ठीक है, 1/3 ही काउंट होगा वर्क डन। अगर 50% जो रहते हैं वो भी 3 दिन में काम खत्म करते हैं, 50% भी 3 दिन में काम खत्म करते हैं, तो उनका एक दिन का वर्क डन 1/3। हरी बात समझ में। 80% भी 3 डेज में काम खत्म करते हैं तो उनका वर्क डन एक दिन का 1/3। पर्सन से मतलब नहीं है, काम कितने दिन में खत्म हुआ उसको देखना है, एंड वर्क डन 1 डे, तो जितना भी टोटल है आपका उसको 1/3 आप कर देंगे, बस आपका एक दिन का निकल आएगा। क्लियर है, ये चार्ट को बना के रखो, यहाँ क्या क्या बनाना, हाउस बिल्डिंग करना है, पेंट पॉलिश क्या करना है वो आप नाम लिख लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। काम कितने दिन में खत्म हो रहा है हमको ये देखना है, और उसके बाद फिर वर्क डन इन 1 डे निकाल लेना है। अभी से सीधे तरीके जो सिस्टमेटिक आपको लिखना है, लिखना तो स्टेटमेंट तो पूरा लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे आप, देखो पिंटू ने क्या किया, पिंटू को 6 मोर डेज, निशु को x लगा, अभी हमने बताया x लगा, तो उसका 1/x वर्क डन हो गया एक दिन का।
पिंटू को टोटल कितने डेज लगे, x प्लस 6। एक्स क्या है उसका, जो निशु ने जितने दिन किया उससे 6 दिन ज्यादा, ठीक है। तो x प्लस 6 लगा मतलब उसका एक दिन का काम कितना है, 1/x प्लस 6। अब ये क्या करना है, ये दोनों को ऐड करेंगे, हमको क्या निकालना है, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इन 4 डेज। 4 दिन में वो काम खत्म करते हैं, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम होगा उनका, 1/4, ठीक। अगर वो मिल के काम करते हैं, 4 दिन में खत्म करते हैं, तो एक दिन का कितना काम खत्म होगा उनका, 1/4 खत्म होगा। तो ये कैसे बनेगा आपका फॉर्मूला, ये आपका बनेगा 1/x प्लस, इसको प्लस ही करेंगे ना, दोनों का काम मिलके पूरा खत्म कितने दिन में हो रहा है, और इज इक्वल टू में आपका 1/4, ठीक है। दोनों मिलकर के जो करते हैं, ये दोनों का मिलकर के ही तो इतना हुआ ना, दोनों का मिलके 1/4 आ गया समझ में। तो ये हमारा फॉर्मेशन हो गया। बस इसके बाद हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है सब सॉल्व करना है, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, ये हमको मेन फंडा समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, और ये हमने समझाया आपको। कितने भी दिन में आप काम खत्म करते हैं, आपको क्या करना है, ऊपर में 1 लिखोगे, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डेज लिखोगे, वो आपका वर्क डन इन 1 डे का फॉर्मूला है। आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप कितने भी दिन का वर्क डन निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, चल ठीक है। अब देखते हैं फाइनली से फेयर कैसे करते हैं। तो ये इसका फेयर है ना, आपको अच्छे से समझ में आया था। पहले हमने आपको अच्छे से डिटेल में पहले समझा दिया, बाद में सिस्टमेटिक कैसे लिखना है, क्योंकि वो समझाना एक अलग होता है, पहले वो समझाना बहुत जरूरी है। आपको जो मेन फंडा कैसे बनता है वो चीजें बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि डायरेक्ट लिखने से कभी कोई चीजें समझ में नहीं आती। और अब देखो इसे सिस्टमेटिक लिख, क्योंकि स्टेटमेंट तो लिखना कंपलसरी है, वो तो लिखना ही पड़ेगा। तो देखो क्या कहा गया, अब फिर से चालू करते हैं। पिंटू टेक्स 6 डेज मोर, ठीक है। मोर मतलब ज्यादा, 6 दिन ज्यादा लगते हैं दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। कोई सा भी काम है निशु ने किया, जितने भी दिन में किया उससे ज्यादा 6 दिन ज्यादा में पिंटू ने खत्म किया। ओके, अब इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 डेज। तो देखो निशु का वर्क हमको नहीं पता था, देखो लेट निशु टेक्स टू कंप्लीट द वर्क बी x डेज, ठीक है। निशु ने समझ लो x डेज में खत्म किया, तो पिंटू ने x प्लस 6 डेज में खत्म किया। जितना भी करेंगे उसमें 6 को हमको प्लस करना ही है। ओके, अब देखिए वर्क डन बाय निशु इन 1 डे, एक दिन में वो कितना काम करता है। तो जब हमने उसको x माना है, उसने जितना भी दिन में काम खत्म किया x माना है, तो टोटल नंबर ऑफ 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज, आपने पता है वर्क डन इन 1 डेज है ना, तो 1 अपॉन x हो गया। अब एंड वर्क डन बाय पिंटू इन 1 डे, हमको सिर्फ 1 डे का निकालना है ना अभी। तो देखो 1 अपॉन x प्लस 6 पिंटू का था, तो उसमें हमने 1 डे का निकाला, ये फॉर्म कर लिया। अब देखो क्या पूछ रहा है, टोटल वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे, दोनों का अगर जो एक साथ मिलकर जो काम किए तो दोनों का प्लस करेंगे, एक दिन का दोनों का काम है ये, ठीक है। ये एक दिन में इतना किया, एक दिन में इतना किया, क्लियर हो गया। प्लस करेंगे तभी समझ में आएगा टोटल वर्क डन कितना हुआ, एक दिन में काम कंप्लीट कितना हुआ, ये समझ में आएगा। टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क आल्सो इन 4 डेज, वो अगर मिलके करते हैं तो वो 4 दिन में वो काम को खत्म कर देते हैं। तो एक दिन में कितना काम खत्म कर सकते हैं, 1/4, ठीक है। टोटल 4 दिन में खत्म करेंगे तो एक दिन में 1/4, टोटल वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे इज 1/4। ओके, तो हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। ये पूरा मिला के, ये दोनों मिला के करेंगे, ये एक का है ये दूसरे का है, दोनों को प्लस करेंगे तो एक दिन का काम निकलेगा, और ये दोनों मिलाकर के एक दिन में इतना काम खत्म कर सकते हैं, बन गया। अब यहाँ से बनता है तो फिर हमको प्रॉब्लम नहीं होती, बस ये मेन चीजें समझना बहुत जरूरी है ना, जो हमने आपको अच्छे से समझाया है। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x प्लस 6 है ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, और x का x ही आएगा, और ये नीचे का दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और 1/4 आपका एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने ऑलरेडी लिखा है, देखो आपको याद रहना चाहिए, ये चीजें लिखो तो समझ में रहता है। अब देखो क्या कर, ये जो 4 है ना, ये न्यूमरेटर में चल जाएगा, और ये भी आपका इधर के न्यूमरेटर में, दोनों भी क्या हो जाएंगे, पार्टीशन हो जाएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे 4, और ये आपका 2x हो गया, ब्रैकेट में कर दिया हमने 2x प्लस 6। ओके, अब x इन ब्रैकेट x प्लस 6 आपका 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो वो एज इट इज आने वाला है, उसका कुछ और होने वाला क्या नहीं, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 6 आपका वैसे ही का वैसे रहेगा। अब देखो इसे और सिंप्लीफाई करना है, तो 4 2 8 हो गया, 8x हो गया। ओके, देन 4 6 24, अब यहाँ x² हो गया एंड 6x, यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया। अब इसे क्या करना है, ये जो पूरा 8x प्लस 24 है, हम इसे क्या कर देंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे, और यहाँ हमारा बचेगा 0, जो हमने पहले कई बार समझाया, ठीक है। ये 0 बचा, ये पूरा भी। अब देखो 8x यहाँ प्लस में तो माइनस में आ गया, 24 यहाँ प्लस में तो माइनस में आ गया। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 हमें क्या मिल रहा है, 2 सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो प्लस 6x माइनस 8x, आप उसे करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस करेंगे ना, प्लस माइनस होता है, तो माइनस 2x, बड़े डिजिट के आगे जो सिंबल है वही सिंबल आपको यहाँ पे रखना है। ओके, तो x², अब देखो अब फिर से इसे ट्रांसफर कर दे, 0 उधर चला जाएगा पूरा, और पूरा हमारा इक्वेशन इधर आ जाएगा, तो सिस्टमेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा हमारा, ठीक है। x² माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, 24 और x² को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट टर्म में थर्ड टर्म, माइनस 24x² है, माइनस 24x² को ऐसे स्प्लिट करना है कि हमें कोई भी 2 नंबर्स मिलेंगे, जो दो नंबर हमको मिलते हैं वो क्या करेगा, ये माइनस 2x भी लेकर के आएगा, प्लस माइनस करके,
ठीक है। तो देखिए 6 4 से 24 हो रहा है आपका, यहाँ माइनस है, हमने यहाँ माइनस ले लिया, माइनस माइनस आपको प्लस हो गया। अब 6 और 4 में को माइनस करेंगे तो -2x आ गया। क्लियर है, ये फॉर्मेशन हमेशा बना के रखिए। अब देखिए इधर आ जाइए, अब इस -2x के प्लेस में हमने ये दोनों को लिख दिया, पार्टीशन कर दिया, तो x - 6 दोनों में कॉमन निकल गया, और जो हमने इसे कॉमन ले लिया और जो एक्स्ट्रा बचा उसको एक ब्रैकेट में कर दिया, बस ये हमारा दिस इज इक्वल टू 0 बन गया। अब ये जो 0 है ना, इसमें से कौन सा नंबर हमें एक्चुअल 0 दे करके जाते हैं, कौन सा एक्चुअल नंबर आंसर है, आपको नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों में भी 0 दे देंगे, दोनों का भी प्रोडक्ट 0 निकलेगा। अब सिंप्लीफाई करो तो ये -6 उधर जाकर के +6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 6 हो गया। अब ये +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब ये दोनों निकलने के बाद हम हमेशा बोलते हैं कि इसके बाद सीधे सीधे आप क्वेश्चन पे चलो, और क्वेश्चन पे क्या पूछा ये देखो, तो क्वेश्चन पे पूछा डेज, तो आप खुद समझो ना, डेज कभी भी निगेटिव में होता क्या, डेज कभी भी निगेटिव में होता क्या, नहीं है ना, डेज हमेशा आगे बढ़ता है, पॉजिटिव में रहता है। तो बट नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी निगेटिव, हमको तो लिखना पड़ेगा, हमने लिख दिया, तो सो इग्नोर इट, x इक्वल टू -4 को इग्नोर कर दो, आपका आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 6। किसका हो गया, x क्या था आपका, निशु का, ठीक है। निशु ने x डेज में काम किया, मतलब निशु ने 6 डेज में काम खत्म किया, ये आपका हो गया निशु का। अब x + 6, अगर निशु का 6 है तो उसमें 6 डेज और प्लस करना है, मतलब x + 6 कहाँ गया ये, ठीक है, ये पिंटू का, तो उसमें 6 + 6 आपने किया, x की वैल्यू आपकी 6 आई, 6 + 6 किया 12 हो गया, मतलब पिंटू ने 12 डेज में काम खत्म किया। हो गया क्लियर, आंसर कैसे लिखेंगे, निशु विल टेक 6 days एंड पिंटू विल टेक 12 days इफ दे वर्क अलॉन, ठीक है। अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं, ये अलग अलग सेपरेट काम करते हैं, तो एक निशु 6 दिन में काम खत्म करेगी, तो पिंटू 12 दिन में काम खत्म करेगा, 6 दिन प्लस। हो गया क्लियर, हार्ड नहीं है ये, देखो ये ऐसे बहुत आईएमपी है, वर्क डन वाले जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज होते हैं, डायरेक्ट बना लेते थे। ध्यान देना, वर्क डन के जितने भी 1 डेज वाले प्रॉब्लम आएंगे तो हमने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बताया, आप अगर अभी भी ध्यान नहीं दिए होंगे तो थोड़ा सा बैठ जाइए, हम जो इसका रफ वर्क जो समझा रहे थे उसमें ध्यान दीजिए, वो फॉर्मूला आपको कंपलसरी याद होना चाहिए, तभी आप वर्क डन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, ये 11th 12th में भी आपको बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है, पूछा ही जाता है, कंपलसरी पूछा जाता है, सो प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया, नोट डाउन करो, हो गया कंप्लीट। तो ये आज आपका क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा है, आपका 9 एंड 10 बचा है। बहुत ज़्यादा लंबे क्वेश्चन है, इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, एक ही ब्लैक बोर्ड में आपको समझाने में भी प्रॉब्लम जाती है, लेकिन जहाँ तक होता है हम आप पूरी कोशिश करते हैं कि इतने में ही आपको पूरा अच्छे से समझाने की, आपको क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करें, जहाँ तक हो तो आपको एक बार में रब करने की जरूरत ना पड़े, आपको हर चीज़ वहीं मिल जाए, नहीं तो क्या है, बार बार रिवाइंड करके देखने में प्रॉब्लम, आपको हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आपको देखना भी पड़ेगा रिवाइंड करके, है ना, क्योंकि जितना बड़ा ब्लैक बोर्ड इतना बड़ा काम, अब एकदम बारीक एकदम छोटे छोटे उसको तो लिखेंगे कि आपको भी कुछ समझ में आए, चीज़ें समझ तो आनी चाहिए कम से कम, आपको अगर एजुकेशन मिल रहा है तो चीज़ें अच्छी मिलनी चाहिए, इसलिए हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपको भी थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आज आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया, आज यही स्टॉप करते हैं, लेक्चर नंबर 3 में आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 कंप्लीट हुआ है, फिर 9 और 10 बचा है वो भी कंप्लीट कर देंगे, लेक्चर 4 में आपके टोटल कंप्लीट हो जाएंगे 2.6, मतलब 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम सेट आएगा, फिर देखेंगे आगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, गुड लक, गुड बाय।